हेलो, वेलकम टू सरित क्लासेस। और आज का हमारा जो एजेंडा है किससे रिलेटेड है? आज का हमारा एजेंडा रिलेटेड है जोग्राफिकल थॉट से। तो बताइए, जो मैंने आपको कल जोग्राफिकल थॉट के मार्किंग करवाई थी, सारी चीज़ें समझ में आ गई? हम ये वाली किताब रेफर कर रहे हैं और इसके अंदर से मैंने बताया था जो पहला पोर्शन है पार्ट 1 है, नहीं करना। जो मॉडर्न जोग्राफिकल थॉट है वहाँ से स्टार्ट करना। और इसी कड़ी के अंदर हमने किन के बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था कांत के बारे में। एक मिनट रुक जाइए, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ओके हमने किन के बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था कांत के बारे में। और जब हम कांत के बारे में पढ़ रहे थे तो इन्होंने कौन से स्कूल्स को लेट डाउन किया था? इन्होंने लेट डाउन किया था एक्सेप्शनलिज्म और इम्पीरियलिज्म। तो ये दो स्कूल इन्होंने लेट डाउन किए थे। तो हालांकि ये हमने डायरेक्टली पढ़ा कि ये स्कूल लेट डाउन किन के द्वारा किए गए थे? कांत के थ्रू। उसके बाद हमने ये देखा कि ज्योग्राफी जो एक हमारा कोर सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इस ज्योग्राफी के अंदर अलग अलग डायमेंशन कौन से प्रोवाइड की गई थी कांत के द्वारा। एक थी मैथमेटिकल, राइट। फिर मैं यहाँ पे मैथ ही लिख देता हूँ, मैथमेटिकल ज्योग्राफी हो गई। फिर एक आती है आपकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और बताइए, कल के ही लेक्चर में करवाया है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया, कॉमर्शियल ज्योग्राफी। और बताइए, और बताइए कौन से यहाँ पे मैंने आपको चीज़ें बताई थी। जो कॉमर्शियल ज्योग्राफी आगे जाके इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बदल जाती है। और जो आपकी फोर्थ जो मैंने आपको करवाई थी वो थी आपकी मॉडल ज्योग्राफी। वो क्या थी आपकी? मॉडल ज्योग्राफी, राइट। जो कि आगे चल के किस में बदल गई? ये आगे चल के आपकी बदल गई ह्यूमन ज्योग्राफी में। ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? इंसानों से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद आती है थियोलॉजी, थियोलॉजिकल ज्योग्राफी, ये प्रोवाइड की गई थी। ओके तो ये बेसिकली इन्होंने डायरेक्टली जो चीज़ें थी ये प्रोवाइड की गई थी। लेकिन अब होता है ना कि जब कोई महान इंसान होता है तो उसके लिए कुछ क्या बोलते हैं, एकदम माइंड से निकल गए। जैसे मान लीजिए अभी एट प्रेजेंट कोई काफ़ी बड़े साइंटिस्ट है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है। क्या उनके बारे में और दूसरे साइंटिस्ट कुछ बोलते हैं? यस, उनके बारे में और भी जो साइंटिस्ट है कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कांत है, तो कांत के बारे में एक पर्सन है जिनका नाम है हार्टशोन। इनकी डिबेट हुई थी, सैफरसन और हार्टशोन की डिबेट। ये हम देखेंगे ऐसी क्या डिबेट थी। हालांकि ये डिबेट थी इंटेलेक्चुअल डिबेट और ये पेपर के ऊपर डिबेट हो रही थी। तो यहाँ पे जो हार्टशोन है, इन्होंने क्या बोला था और इनका क्या कहना था वो अभी थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं। देखिए हार्टशोन ने क्या बोला था कि जो कांत है उन्होंने लेट डाउन किया है जो फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी है उसको, और कुछ बेसिक सवाल थे ज्योग्राफी के उनको आंसर किया है कि इन्होंने कांत ने आंसर किया है, राइट। तो हार्टशोन बेसिकली क्या कर रहे हैं? हार्टशोन बेसिकली ये कर रहे हैं कि जो कांत के द्वारा काम किया गया उसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर रहे हैं, राइट। और फिर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला, अच्छा ये तो था इनका बेसिक जो क्वेश्चन है आंसर किए हैं। और इनका जो मेन काम था वो था इन्होंने स्पेस को क्या दी है? इंपॉर्टेंस दी है। स्पेस यानी कि लोकेशन, लोकेशन यानी कि जगह, यानी कि इनका जो मेन जो प्रोस्पेक्टिव था समझने का वो था फिजिकल ज्योग्राफी। बताया था आपको कल के लेक्चर में, इनका जो मेन फोकस एरिया था वो था फिजिकल ज्योग्राफी, उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। और साथ के साथ ये बोला गया कि हार्टशोन के द्वारा जो जो चीज़ें बोली गई वो मैं लिख रहा हूँ, ताकि जब आप लिखें ना एज पर हार्टशोन इस तरीके से करके लिखेंगे, आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है आपकी, राइट। 1-2 नंबर आपके फिर एक्स्ट्रा आ जाते हैं बाकी बच्चों के मुकाबले। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे हार्टशोन। हार्टशोन ने बोला कि इन्होंने क्या किया है? फाउंडेशन किसकी? फाउंडेशन डाली है ह्यूमन ज्योग्राफी की। ये हमने देखा है आगे चल के इन्होंने तो बेसिकली मॉडल ज्योग्राफी बोला था, लेकिन ये आगे चल के किस में कन्वर्ट हो गया था? ये ह्यूमन ज्योग्राफी में कन्वर्ट हो गया था। और इसके साथ साथ इन्होंने एक स्कूल को भी जन्म दिया जिसका नाम था पॉसिबिलिज्म। तो इन्होंने एक विचारधारा को जन्म दिया, वो था पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म नाम से ही क्लियर है, ह्यूमन कैन डू एनीथिंग। ये क्या था? पॉसिबिलिज्म की थ्योरी थी। और इसी को क्या बोलते हैं कि लास्ट में अगर आप कंक्लूड करें एज पर हार्टशोन, ये जो आपकी ज्योग्राफी है कौन सी है? कांतियन। और कांतियन में भी इसेंशियल कांतियन, ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड है, समझ के चलते जाइएगा। अब आप ये देखिए, किसी एक सब्जेक्ट के 4-5 पार्ट तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा दिए गए, तो वो जो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं
और ज्योग्राफी यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं जो कोर ज्योग्राफी है उसमें नहीं देख रहे अभी, तो फिलहाल हम जो अपनी ज्योग्राफिकल थॉट है उसके बारे में देख रहे हैं। तो ये कुछ हमने क्या किया था कल के लेक्चर के अंदर किया था, और फिर मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, हमबोल्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमबोल्ट और रिटर को दोनों को डिटेल में देख के लेक्चर को करेंगे कंक्लूड। हाँ, ये ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, हमबोल्ट और रिटर की ही बात करेंगे अगर समय बचा, क्योंकि अपने पास अराउंड 45 मिनट है। तो इस 45 मिनट में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, लेक्चर नंबर ये 2 है, और ये हम कर रहे हैं ज्योग्राफिकल थॉट। बार बार मेरे को मॉडल्स एंड थ्योरी याद आ रहा है, कल के लेक्चर में करवाया था पेड स्टूडेंट को। अच्छा, मैं क्या लिख रहा था, ज्योग्राफिकल थॉट। तो यहाँ पे बात करते हैं हमबोल्ट की। हमबोल्ट जी के बारे में हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी इनके बैकग्राउंड के बारे में जान चुके हैं। तो इसमें क्या आपको दोबारा से चाहिए कि मैं बैकग्राउंड रिमूव कैसे होगा, मतलब रिपीट करूँ। देखिए यहाँ पे अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें, ये अमीर घराने में पैदा हुए थे, और उस वक्त के जो घराने होते थे उनको क्या बोला जाता था, अरिस्टोक्रेट। क्या बोलते थे, अरिस्टोक्रेट। बताते हैं अरिस्टोक्रेटिक फैमिली होती क्या है। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ये है किंग, ये जो पॉपुलेशन डिपेंड कर रही है ये है किंग से रिलेटेड। ये जो फैमिली है ये है अरिस्टोक्रेटिक फैमिली। समझ में आ गया कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ये कौन सी है, बुर्जुआस है, राइट। ये कौन सी है, बुर्जुआस है। इसके बाद ये है कॉमनर्स। वैसे ये कभी था नहीं, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे ये क्लियर कट डिमार्केशन नहीं था। जो जैसे वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, ये आते कॉमनर्स में थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो इसके अंदर स्ट्रेटिफिकेशन आ गया। तो मैं अभी आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो ये हो गए किंग और उसकी फैमिली, ये हो गए एरिस्टोक्रेट जो किंग के लिए डायरेक्टली काम करते थे। ये हो गए बुर्जुआस। बुर्जुआस कौन होते हैं, मिडल वर्ग। मिडल वर्ग मतलब जैसे बोलते हैं ना मध्य वर्गीय परिवार, जिनका जो आय का सोर्स डिपेंड करता है दूसरों को द्वारा दी गई सर्विस के ऊपर। फिर इसके बाद आते हैं आपके फार्मर। इसके अंदर फार्मर हो गए, मोची हो गए, इस तरीके के जो लोग आते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, ये अरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जिसकी वजह से इनके पास क्या था, जो धन था, मनी थी, उसकी कोई कमी नहीं थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका जो इंटरेस्ट था, जो इनके बोलते हैं ना कि बच्चे थे, बचपन से लेकर के जो इनकी नॉलेज बोलते हैं ना परिपक्व हुई थी, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो इनके पास संसाधन आए, नॉलेज आई, इन्फॉर्मेशन आई, उसमें इनका कभी इंटरेस्ट आया ही नहीं। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, अपने आप को डाइवर्ट किया। इन्होंने तो बेसिकली नहीं किया था, फैमिली बोली भाई तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। क्योंकि देखिए अरिस्टोक्रेटिक फैमिली हमेशा पता किस माइंड की होती है, 90%। मैं एक शब्द यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ जर्नली, अदरवाइज बोलेंगे बच्चे नहीं सर ऐसा हर बार थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे जर्नली की बात कर रहा हूँ, जो ट्रेंड देखा गया है वो हमेशा मान लीजिए कहीं पे समय लगा रहे हैं तो वो देखते हैं कि इस समय से हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है। कहीं पे पैसा लगाते तो सोचते हैं कि कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमबोल्ट की पढ़ाई पे और इनके बहुत सारे जो अलग अलग जगह पे इन्होंने जाके स्टडी की, इन्होंने डॉक्टरी की स्टडी की, फिर लॉयर की स्टडी की, मतलब अलग अलग फील्ड में इन्होंने पढ़ने की कोशिश की, बात नहीं बनी। तो घर वाले बोले भाई बात ऐसी है, तेरा यहाँ पे काम नहीं बन रहा, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो इन्होंने अपना चूज़ किया ट्रैवलिंग, मतलब इसको लिटरली बोला घर से बाहर निकाल दिया। तो इन्होंने चूज़ किया किसको, ट्रैवलिंग को। अब ट्रैवलिंग करते करते एक दिन क्या हुआ कि ये कहीं पर बैठ गए का मतलब ये है कि ये जब बैठते थे ना, जिस चीज़ को देख रहे हैं बड़ी डिटेल से देखते थे। अच्छा ये पेड़ है, ओके, उसके ऐसे पत्तियां जा रही हैं, ओके। तो ये क्या थी, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर उनकी बहुत बढ़िया थी। तो धीरे धीरे इनको पता चला कि भाई जो मेरी थॉट है वो किस तरीके की है, मैं चीज़ों को देख के समझ के ये जानना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली यहाँ पे है क्यों। तो इसी थॉट की वजह से, इसी रिसर्च की वजह से इन्होंने किसको लेट डाउन किया, इन्होंने मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट को क्या किया, जन्म दिया। ये एक न्यू ब्रांच जन्म लेती है ज्योग्राफी के अंदर, राइट। तो ये इनका बैकग्राउंड था और एक लिटिल सा इनका कंट्रीब्यूशन था जो इन्होंने दिया था। बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया,
इन्होंने अपनी जो स्टडी है, अपनी जो नॉलेज है और अपना जो समय है किस तरीके की स्टडी पे लगाया, ये मैं स्टेप बाय स्टेप सिर्फ जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो मैं लिखते जा रहा हूँ। इन्होंने एम्पेरिकल टाइप ऑफ स्टडी करने की क्या की कोशिश की। अब ये एम्पेरिकल स्टडी के अंदर क्या होती है, सबसे सही जवाब आपने पहली बार दिया है, पहले भी देते थे भाई, ऐसी बात नहीं है। फील्ड ऑब्जर्वेशन। फील्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया था ये जहाँ पे बैठ जाते थे, मान लीजिए नदी जा रही है, कुछ भी इनके सामने होता तो बड़ी डिटेल से ध्यान से देखा करते थे। तो इन्होंने किसको जन्म तो नहीं दिया इन्होंने, बेसिकली इनकी जो टाइप ऑफ स्टडी थी वो कैसी थी, एम्पेरिकल थी, और ये हर चीज़ के स्टैटिक्स को नोट करते थे, यानी कि ये हमेशा फील्ड में रह के काम करते थे। ये भी लिख लीजिएगा। अच्छा मैंने लिख दिया ऊपर, ठीक है। तो आप किसके बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी हम्बोल्ट जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली इनका क्या था, एक बोल सकते छोटा सा बायोग्राफी था, डिटेल था। अच्छा थोड़ा सा और बताऊं, अच्छा इन्होंने कितने एरिया को ट्रैवल किया, कितने एरिया को कवर किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका जो एरिया स्टार्ट होता है, जहाँ से इन्होंने अपनी ये ट्रैवलिंग का जो सफ़र स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका गए, उसके बाद बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, इनमें अगर नाम लिखेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, तो हम लिख देते हैं इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे हिस्सों में गए, रशिया के अंदर गए। ये देखिए उस वक्त अमेरिका और रशिया के अंदर इतनी खलबली नहीं होती थी, ठीक है, जितनी बाद में हुई। और जहाँ तक मेरे को ध्यान है, अमेरिका के पास इतनी पावर नहीं थी, वो शायद आज़ाद ही हुआ था। मेरे को ना एक मिनट दीजिएगा, मैं एकदम से मैं कुछ मिस कर गया हूँ, मैं देख लूँ एक बार। बिल्कुल सही। ये जिस टाइम रशिया के टाइम पीरियड की बात है, देखिए इनका जो टाइम पीरियड है, इनका टाइम पीरियड है 1769 से, राइट, 1769 से इनका टाइम पीरियड जाता है 1859, यानी कि इन्होंने अपने जीवन काल के 90 साल जिए हैं। और इस 90 साल के जीवन काल में जो ये नॉर्थ अमेरिका है, अगर यहाँ पे अलग से लिखा जा रहा है, इट मीन्स ये है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस वॉर थी किसकी, अमेरिका की, वो लड़ी जा चुकी है, अमेरिका का जन्म हो चुका है। और इसी के बाद यहाँ पे 1812 के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट होता है। और फिर ये 59 की है ना, वो 1856, हाँ माइट भी इन्होंने वो टाइम भी देखा है कि जब कॉन्फेडरेट स्टेट और वर्सेस यूएसए इनकी लड़ाई हो रही थी। तो इसके अंदर इन्होंने बहुत सारा टर्मोइल भी देखा है। तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में रहेंगी, ये मैं बिल्टअप करता जाऊँगा टाइम टू टाइम। ये एक बार टाइम पीरियड जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको मैं दोबारा से रिकॉल करवा दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इन बहुत सारी लोकेशन पे जाके बहुत अपनी जो ऑब्जर्वेशन को बताया, और बहुत सी चीज़ें इन्होंने खोज के निकाली। अब कौन सी इनकी ऑब्जर्वेशन थी और इन्होंने क्या क्या चीज़ें निकाली थी, सबसे पहले यहाँ पे अब मैं इनकी जो मेजर ऑब्जर्वेशन थी ना, जो इन्होंने अपने 90 साल के जीवन काल के अंदर देखे थे, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, इन्होंने कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के बारे में देखा, जो ये बोलते हैं कि एक्सट्रीम होते हैं। एक्सट्रीम होते हैं उसका मतलब मैं बताता हूं। अभी देखिए हमने इस तरीके से बना के देखा था कि लैंड एंड सी ब्रिज का फिनोमिना होता है। बताइए, हमने इस तरीके से बना के देखा था ना कि लैंड एंड सी ब्रिज का क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल होता है। हवाएं कुछ इस तरीके से मूव करती हैं, राइट, कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा था ना। ये बेसिकली जो कोस्टल एरिया होते हैं ना, वहाँ पे एक मॉडरेट होता है टेम्परेचर। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटीरियर ऑफ दी कॉन्टिनेंट, ये जो इंटीरियर कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा एक्सट्रीम मिलेगा, चाहे वो ठंड में हो चाहे गर्मी में हो। इसी को बोला था कि जो कॉन्टिनेंटल आपका जो क्लाइमेट रहेगा कैसा है, एक्सट्रीम है। और कॉन्टिनेंट का एक्सट्रीम है तो मैरीटाइम का कैसा रहेगा, बताइए, मॉडरेट। ये इनकी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी, जो इन्होंने इतने सारे वास्ट एरिया को कवर करके देखा। फिर उसके बाद इनकी दूसरी ऑब्जर्वेशन थी आइसोथर्म। आइसोथर्म इन्होंने क्या पाया कि भाई मैं जैसे मान लीजिए
ये पॉइंट ए है। अगर मैं इसी सीधाई में पॉइंट ए डैश के ऊपर जाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, सेम टेम्परेचर मिलते जा रहा है, कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इस तरीके से ऊपर जा रहा हूं या फिर नीचे आ रहा हूं, जो पॉइंट बी को डिपिक्ट करता है, जहां पे टेम्परेचर का वेरिएंस आ रहा है, तो इन्होंने आइसोथर्म का क्या दिया, अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू आइसोथर्म के बारे में बताया। फिर उसके बाद ऑब्वियस ही बात है, जब ये मैरीटाइम को क्या बता रहे हैं, मॉडरेट बता रहे हैं, तो ये क्या समुद्र को नहीं देख पा रहे होंगे? अरे भाई समुद्र को देखा है, तो इन्होंने ओशन करंट के बारे में बताया, ओशन करंट के बारे में बताया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, ये उनकी सारी ऑब्जर्वेशन लिखवा रहा हूं मैं। इसके बाद इन्होंने बताया मैग्मा और लावा के बारे में। किसके बारे में बताया? मैग्मा और लावा के बारे में। तो यानी कि इन्होंने वॉल्केनिक इरप्शन भी देखी है, मैग्मा एंड लावा, राइट। ये मैग्मा और जो लावा यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये किस तरीके का है, एसिडिक है, किस टाइप का है, ये उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताया। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि जो सॉइल की लीचिंग होती है रेन फॉरेस्ट वाले जगह पे, सॉइल लीचिंग, जहां पे रेन फॉरेस्ट होता है। देखिए सॉइल लीचिंग क्या होती है, ये भी मैं आपको समझाता हूं। ये मान के चलिए एक स्लैब है जिसको मैं डिपिक्ट कर रहा हूँ सॉइल के, और ये उसकी है अंडरग्राउंड सॉइल और ये टॉप सॉइल है। जब भी इस टॉप सॉइल के ऊपर बारिश होती है, इस टॉप सॉइल पे क्या होगी, बारिश होगी, तो इसकी वजह से वाटर हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, मूव करता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब जब पानी नीचे की तरफ जाता है तो इसके साथ जो और मिनरल्स हैं वो भी क्या होते हैं, घुल के नीचे चले जाते हैं ग्राउंड में, और क्या हो जाता है, जो अपर सरफेस के जो मिनरल्स थे वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं नीचे। और कई बार ऐसा होता है, एल्युमिनियम हो गया या फिर आयरन हो गया, ये कुछ ओर्स हैं या फिर मेटेलिक आयंस हैं, वो कभी भी नीचे नहीं जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल होती है, राइट, जो सॉइल होती है वो अपने एक स्पेसिफिक कलर ले लेती है। अगर आपको कोई भी मिट्टी लाल कलर की दिखती है तो इसका एक ही मतलब है, जो ऊपर की टॉप सॉइल है उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है, पहली बात। दूसरा, जब यहाँ पे पानी नीचे क्या हो रहा है, परकोलेट हो रहा है, पानी जब नीचे जाता है उसको परकोलेट बोलते हैं। इसके साथ जब दूसरे और मिनरल्स नीचे जाते हैं उसको लीचिंग बोला जाता है, राइट। तो ये दो डिफरेंट अलग अलग कंसेप्ट है, इनको एक साथ मत मिलाइएगा। तो यहाँ पे जब ये जो क्या नाम था, यहाँ पे दूसरे और मिनरल्स क्या हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, लीचिंग हो रही है। इसी पूरे फिनोमिना को अलग से इन्होंने क्या किया था, इस तरीके से समझा था। और एक यहाँ पे बात याद रखिए, जब ये चीज़ें कवर कर रहे हैं ना, ना तो व्हाट्सएप है, ना यहाँ पे कुछ बोलते हैं ना कि सैटेलाइट वगैरह, ये सारी इन्होंने फील्ड में, मतलब जब ये जंगल में जाते थे, नदियों को पार करते थे, तो वहाँ से इनको क्या मिली थी, ये सारी चीज़ें समझ में आई थी। फिर इन्होंने क्या किया, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, किसके बीच में, गवर्नमेंट और ज्योग्राफी के बीच में नहीं भाई, इन्होंने रिलेशनशिप किसके बीच में स्टैब्लिश किया, इन्होंने स्टैब्लिश किया कि अगर हम पेड़ों की कटाई करते हैं यानी कि डिफोरेस्टेशन, और जो नदियां मरती हैं उनके बीच में, तो इन्होंने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया डिफोरेस्टेशन के बीच में और डाइंग रिवर के बीच में। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि इससे नीचे थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है। इसके बाद जो सेवंथ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इनकी तरफ से थी, सेवंथ ऑब्जर्वेशन में ये था, इन्होंने बताया कि एल्टीट्यूड, टेम्परेचर और वेजिटेशन ये किस तरीके से इम्पैक्ट डालती हैं, राइट। एल्टीट्यूड, टेम्परेचर और वेजिटेशन, ये लिख लीजिए, इनके बीच के अंदर भी क्या रिलेशनशिप है, ये इनके सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन में से एक है। लेकिन अभी भी इनकी ना बहुत एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, वो मैं आपको अभी क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले आप ये लिख लीजिए, मैं साइड बाय ये जो एरिया है इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, आप उसको गो थ्रू कीजिए।
चले आगे। ऑलराइट, अभी इनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी, अब वो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या थी, इन्होंने एक अपना कंसेप्ट दिया था, इन्होंने बोला था कि हार्मोनियस ऑफ कॉस्मोस, हार्मोनियस ऑफ कॉस्मोस, ये इनका कंसेप्ट था। ये था क्या, अभी मैं बताता हूं। हार्मोनियस ऑफ कॉस्मोस, कॉस्मोस होता है आपका यूनिवर्स। एक और शब्द समझ लीजिए, जहां पे यूनि आ जाता है वो सिंगल की बात करता है। तो यानी कि अभी तक जो हमारी नॉलेज है, जो अभी तक हमारे ज्ञान है, इंफॉर्मेशन हमारे पास, वो एक ही यूनिवर्स के बारे में, इसलिए हम बात करते हैं यूनिवर्स। हमें नहीं पता कि क्या और यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट अब मानने लग गए कि हाँ और भी जो यूनिवर्स है एग्जिस्ट करते। पूछिए क्यों। मान लीजिए मेरे पास ये दिवाली का एक पटाखा है, ठीक है। अब इस दिवाली के पटाखे के अंदर मैंने क्या किया, इस तरीके से एक लालटेन लेके इसको मैंने क्या किया, आग लगा दी। अब जब ये बर्स्ट होगा, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ एक इसी डायरेक्शन में ही ये बर्स्ट होता हुआ जाएगा। अरे भाई इसके पास तो पूरा 360 डिग्री का एंगल है, राइट। तो इसी तरीके से हमारी थ्योरी क्या बोलती है, यूनिवर्स का जन्म हुआ है बिग बैंग के थ्रू। तो बिग बैंग कभी एक डायरेक्शन में पॉसिबल है? भाई बिग बैंग में भी तो यही हुआ है कि एकदम से यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, और ये ऐसा ब्लास्ट है जिसको कोई और कर नहीं सकता। तो यानी कि बिग बैंग की थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही डायरेक्शन की ये जो हमारी नॉलेज है हम समझ पाए हैं, और उसी को हमने नाम दिया है यूनिवर्स, ठीक है। जो कि होता है एक ऐसा, ये जो हमारे माइथोलॉजी, जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स, उसके अंदर क्या बोला गया, जैसे हमारी ये अर्थ है ये, राइट, ये एक ऐसे एलिप्टिकल डिस्क है जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, उसी तरीके से इसके नीचे 6 और हैं, जैसे हमारे अर्थ और ये यूनिवर्स टाइप में ना 6 और हैं नीचे और 6 और हैं ऊपर, कुछ इस तरीके से, जिनकी हम पूजा वगैरह करते हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, वो हायर सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर रहते हैं, और जिनको हम असुर वगैरह मानते हैं वो रहते हैं नीचे वाले बॉडीज़ के अंदर, जो नीचे वाले जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर। तो इसी तरीके से बोला जाता है कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो ज़िंदगी में ऊपर जाओगे, अगर बुरे कर्म करोगे तो नीचे जाओगे, राइट। अब कोई ये बोल सकता है कि भाई ये तो एक दिखावा है, बस ये जो हमारे पुराने ग्रंथ है उसमें सारी चीज़ें क्या है, गलत है वगैरह वगैरह। तो उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि हमारे जो पुराने ग्रंथ है ना उसके अंदर ये बोला गया है कि आपके जो एग्जिस्टिंग जो चीज़ें आप देख रहे हैं उसके अंदर कितनी डायमेंशन है, 64 डायमेंशन है। तो इस चीज़ के ऊपर जो मॉडर्न साइंस है उसने बहुत मजाक उड़ाया है, 64 डायमेंशन, ऐसा थोड़ी ना होता है, कहीं से कुछ भी बोल दिया। फिर आता है टाइम मॉडर्न साइंस का। क्या बोलती है मॉडर्न साइंस, अरे सिर्फ 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेथ। फिर बाद में समझ में आता है यार लेंथ और ब्रेथ तो ठीक है, हमारी हाइट क्या है ये भी तो है, और जब हम चलते हैं हमारे तीनों चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे कोई गाड़ी मूव करती है, टर्न लेती है, तो तीनों एक्सिस चेंज होते हैं। हम ये बनाते हैं ना, जो 11th में फिजिक्स पढ़ा है उसने वो तो समझ गया, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे फिर बोले तीसरी एक और डायमेंशन होती है जो कि हाइट है, हाल ही हमने खोज के निकाला है। धीरे धीरे करते यहाँ पे जब अल्बर्ट आइंस्टीन होते हैं वो क्या बोलते हैं, समय। भाई समय भी एक डायमेंशन है, हाँ। तो धीरे धीरे करते हुए इनकी 2 से स्टार्ट हुई थी, 4 तो हो गई हैं, और अभी ये कहाँ पे पहुँचे हैं, ये बताते हैं 12 डायमेंशन है। क्या है, 12 डायमेंशन है। अब धीरे 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 ये पहुँच जाएंगे 64 तक, और ये ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। एक बात बताऊं, जो हमारी धरोहर थी ना, आप उसको पहचाने, उसको समझे, उसमें जो नॉलेज है ना वो दुनिया की कोई भी और बोलते हैं ना साइंस नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी, क्योंकि अभी तक जो उनके पास नॉलेज थी वो हमारी ही दी गई नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स जब तक वो अपने दम पे थे ना, आपको एक बात बताऊं, वो इस्कॉन के टेम्पल में 13 किलोमीटर चल के, मुझे एक्चुअल डेटा फिगर याद नहीं है, मुझे इतना पता है काफ़ी लंबा चलते थे वो, इस्कॉन के टेम्पल में आके खाना खाते थे। उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, और फिर उसके बाद जब उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की एप्पल वगैरह, उसमें कुछ अड़चने आ रही थी, वो इंडिया में आए। आई थिंक 4 से 5 महीने वो इंडिया में रहे, सीखा इंडिया के बारे में और कुछ जो स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज ली, फिर वो गए अपनी कंपनी में, उसको इम्प्लीमेंट किया और एप्पल जैसी एक
ह्यूमंगस कंपनी बनाई है। तो यानी कि जब भी कोई फॉरेनर, मतलब जो फॉरेन कंपनीज है बड़ी हुई है, वो बड़ी क्यों हुई है, इंडिया में आए हैं, मॉन्क बने हैं, 1-2 साल यहाँ पे चीजें क्या की, ग्रहण की, और अपने देशों में क्या किए उसको इंप्लीमेंट किया। सबसे क्लासिकल एग्जांपल है द मंक हु सोल्ड फरारी। बहुत बढ़िया बुक है, मैंने पढ़ा था तो बहुत ही अमेजिंग लगी थी ये। मैं उस टाइम स्कूल में पढ़ा, मतलब जो हमारा टाइम होता है ना वो कंप्लीट हो गया था, बस हम किसी का वेट कर रहे थे, तब मैंने वो किताब की ऑडियो सुनी थी, फिर मैंने किताब पढ़ी। ओह बहुत डिटेलिंग थी वो। द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, राइट। बुक है ये, काफ़ी अच्छी है। सवाना की कोई एक लोकेशन है, उसके बारे में बताया गया है, उत्तराखंड के आसपास के लैटिट्यूड के पास। उसमें ये बताया गया कि आज भी वहाँ पे कुछ ऐसे संत महात्मा हैं जो 400-500 सालों की से अपनी एज को मेंटेन करे हुए हैं। किस वजह से, क्यों, वो हमेशा खुश रहते हैं और जो उनके पास अवेलेबल है उसकी क्या करते हैं, कदर करते हैं। तो ये पूरी एक बहुत बढ़िया नैरेटिव उसके अंदर डिपिक्ट किया हुआ है, राइट। तो ये कभी समय मिला तो ये बुक जरूर पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि जो हमारी धरोहर है कितनी एनरिच्ड है। ये तो क्या है, मैंने बोलता है टिप ऑफ द आइसबर्ग का भी टिप 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 पता नहीं, बहुत ही कम यहाँ पे लेके मैं आपको बता रहा हूँ। 0 पॉइंट, इसमें आप जितनी जीरो लगा सकते हो फिर 1 लगाइएगा, उसका ये परसेंटेज आपको बताया है। तो अभी से तो मुझे भी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। धीरे धीरे मैं भी इस चीज़ें सीख रहा हूँ और साथ के साथ आपको भी मैं बताते जा रहा हूँ। बस आप फॉलो करते रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। एकदम से क्लिक होती है चीज़ें, कभी मैं प्लान करके नहीं चलता कि ऐसा 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 इस पॉइंट पे ये बताऊंगा। मैं हमेशा अपने माइंड का जो एक बोलते हैं ना कि थीटा वेव के लेवल की जो है, मैं पढ़ाते हुए उसका यूज़ करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जो मेरे दिमाग से जो नॉलेज आए ना, एकदम ऐसी यूनिक नॉलेज निकले ताकि विद्यार्थियों का उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो यहाँ पे हमने देखिए जो हार्मोनिस ऑफ यूनिटी ऑफ कॉस्मोस है उसके बारे में बात की है। तो यहाँ पे देखिए जब हार्टसोन ऐसी बात करते हैं ना, इसके पीछे का एक रीजन है, वो एक रिच बैकग्राउंड से आते हैं। तो यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जो बेसिक हर्डल्स होते हैं ना, यानी कि खाना, पानी, क्लॉथ, इसके बारे में ये उन्होंने परेशानियां देखी नहीं। जिस व्यक्ति ने परेशानियां देखी हैं तो उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा एम क्या होता है, भाई मुझे सबसे पहले ये फुलफिल करना है। और ये किनके साथ हुआ था, ये हुआ था रिटर के साथ। तो रिटर क्या बोलता था, हाँ, जो हमबोल्ट, आप सही कह रहे हो, हमें यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है, यूनिवर्स कैसे हार्मोनियसली काम कर रहा है, जैसे यूनिवर्स हार्मोनियस है उसी तरीके से हम इंसानों को क्या करना चाहिए, हार्मोनियसली रहना चाहिए। अगर हम नहीं रह पा रहे तो यानी कि हमें कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है, हमारे को वो नॉलेज बढ़ानी चाहिए। तो ये उनके कुछ इस तरीके के ख्यालात थे, ये उनके थॉट्स थे, राइट। तो इन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें यूनिटी ऑफ मल्टीप्लिसिटी, वही जैसे इंडिया के अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके के आपको क्या मिलता है, पंथ, सेक्ट, ये आपको मिलते हैं। मैंने धर्म का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि कभी भी हमारे जो शास्त्र है उसके अंदर धर्म को एक रिलीजन से जोड़ के नहीं देखा गया है। ये अंग्रेज हैं जो चले तो गए, लेकिन हमारे को आज भी मेंटली क्या करके रखा हुआ है, इन्होंने अपना गुलाम बना के रखा हुआ है। तोड़ेंगे भाई जंजीरें, ऐसे थोड़ी ना टूटेंगे। 1000 साल की गुलामी है, 70 साल में थोड़ी ना टूटती है। धीरे धीरे हमने अपने आप को इतना तो चेंज कर लिया है कि अभी हम अपने आप को पूरा डेडिकेट कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने के लिए। इसके लिए भी बहुत बढ़िया विजन चाहिए और एक बोलते हैं ना, एक बढ़िया आपको माइंडसेट चाहिए। तो हमने क्या चीज़ें देखी, हार्मोनियस यूनिटी ऑफ कॉस्मोस, ये मैं एक बार लिख देता हूँ, मैंने इरेज कर दिया, हार्मोनियस यूनिटी ऑफ कॉस्मोस, राइट। फिर उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ मल्टीप्लिसिटी, और इसके अंदर आप लिख सकते हैं यूनिटी ऑफ ह्यूमन रेस। ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिंपल शब्दों में बताया था, ये उसी के ही कीवर्ड्स हैं। अगर आप लिख रहे हो तो कुछ इस तरीके से आप इनको अरेंज करके लिखना है अपने ही शब्दों में। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कांत ने कुछ अपने थॉट प्रोसेस बताए थे साइंस के संबंधी, तो इसी तरीके से इन्होंने क्या बताया है, अपने थॉट प्रोसेस डेवलप करके बताया है कि जो एज पर माई थॉट प्रोसेस है, जो साइंस है वो 2 अलग अलग कैटेगरी से हो सकती है जो डील करती है। किस तरीके से 2 अलग अलग कैटेगरी है, देखिए सबसे पहले होती है फिजियोग्राफी।
फिजियोग्राफिक्स, इसके अंदर क्या होता है? फिजियोग्राफिक्स के अंदर होता है सिस्टमैटिक नेचुरल साइंस। बताता हूं ये क्या होते हैं। आप में से कितने बच्चों का 11th और 12th में या तो मेडिकल या नॉन मेडिकल था, बताइए कितने बच्चों का था? जल्दी से बताइए, ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा भाई मेरे को, क्योंकि फिर उसी के अकॉर्डिंग ही मुझे समझाना है। ये जो यहाँ पे मैंने शब्द लिखे है ना, ये जर्मन शब्द है, राइट। अब जो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ ये भी जर्मन शब्द है, नेचुरे, हाँ, एक और नेचुरेग्निस्टे। इसके अंदर क्या है? ये डिपिक्ट करता है नेचुरल हिस्ट्री को। देखिए, जो फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, बॉटनी हो गई, जियोलॉजी हो गई, ये क्या है? आपकी सिस्टमेटिक नेचुरल साइंस है। जब आप बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप क्या करते हैं? बिल्कुल इनिशियल पार्ट से लेकर के एंड तक पढ़ते हैं, एकदम सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि लीवर का क्या फंक्शन है स्टार्टिंग में देखते हैं और फिर माउथ का क्या फंक्शन है सबसे आखिरी में देखते हैं। ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से क्या होती है? पढ़ाई होती है। उसी तरीके से जो सेकंड है वो है आपका नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री मतलब मोहनजोदारो के बाद ये इस तरीके से डेवलप होके आपकी वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता के बाद आपके आते हैं गुप्ताज आते हैं, मौर्याज आते हैं, मौर्याज के बाद आते हैं गुप्ताज। तो ये क्या है? एक क्रमबद्ध तरीके से एक नेचुरल हिस्ट्री चली है। ये मैंने ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से था। इसी तरीके से अगर अर्थ के हिसाब से देखें तो अर्थ की भी एक नेचुरल हिस्ट्री है। पहले आते हैं प्लेन, फिर वो डिफॉर्म होते हैं। कॉन्टिनेंट जब आपके कोलाइड करते हैं तो आपके इरेगुलरिटीज उसके अंदर दिखते हैं। तो जो भी इसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आती है, राइट, जो भी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आता है किसके? अर्थ के, उसी को ही क्या करते हैं? उसी की हम स्टडी करते हैं एज ए नेचुरल हिस्ट्री। और यहाँ पे देखिए, जब भी आप लिखेंगे ना अर्थ, अर्थ को इन्होंने क्या बोला है? अर्धकुंडे। इसका मतलब ही है अर्थ है ये, अर्धकुंडे। अर्धकुंडे का मतलब है अर्थ। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई में बताऊं, इनका मेन फोकस था किस चीज़ के ऊपर? यूनिटी ऑफ नेचर पे। क्योंकि हमारी जो रेस है बिल्कुल अलग है, हमारे यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग ट्राइब मिलती है, उनको एक साथ कैसे लेके आएँ, ये उनका मेन फोकस था। और वो क्या बोलते थे भाई, जब नदियाँ अलग हैं, पहाड़ अपनी अलग कैटेगरी रखते हैं, जंगल बिल्कुल अलग कैटेगरी रखते हैं, डिफरेंट एनिमल अलग कैटेगरी में होते हैं, जब ये सारे एक साथ रह सकते हैं, वाई वी शुड नॉट? हम तो सोच सकते हैं, तो हमें सोचना चाहिए। तो ये इनकी क्या थी? एक अलग से क्या थी? फिलॉसफी थी। और इन्होंने क्या बोला? और बोला तो नहीं, इन्होंने फाउंडेशन लेड की थी किसकी? स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, या फिर हम इसको अर्थ साइंसेज भी बोल सकते हैं, जिसको उन्होंने डिफाइन किया था एज ए अर्धकुंडे, राइट। ये जर्मन शब्द है, इसके बारे में आप अपनी बुक में और डिटेल में पढ़ पाएंगे। यहाँ तक बताइए, कोई समझ में नहीं आया पॉइंट? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहे हैं सारे पॉइंट? बहुत बढ़िया। देखिए, ये मैंने बताया था कि इसके आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो आपको सिर्फ वर्बली समझाने की जरूरत है, बाकी तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट में हम देखें जो इनके थॉट प्रोसेस को अगर हम कंक्लूड करें, इन्होंने रिकॉग्नाइज कौन से ज्योग्राफी के पार्ट्स को किया? इन्होंने रिकॉग्नाइज किया ह्यूमन ज्योग्राफी को, क्योंकि ये बात कर रहे हैं रेस की, ये बात कर रहे हैं यूनिटी की। तो लिख लीजिए, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है ह्यूमन ज्योग्राफी को। लेकिन जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इनकी, उसके अंदर इंसान मेन सेंटर नहीं है, यानी कि एंथ्रोपोसेंट्रिक नहीं है। ये है बोल सकते हैं ये सब ओरिजिनेट है फिजिकल ज्योग्राफी का। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? दो हमबोल्ट रिकॉग्नाइज ह्यूमन ज्योग्राफी, दो हमबोल्ट रिकॉग्नाइज ह्यूमन ज्योग्राफी, बट हिज ह्यूमन ज्योग्राफी was not anthropocentric। एंथ्रो मतलब इंसान, सेंट्रिक मतलब वो मेन तत्व है, उसको बोला जाता है एंथ्रोपोसेंट्रिक। was not anthropocentric but subordinate to physical geography, but subordinate to physical geography।
तो ये सारी चीज़ें हमने देखी किसके बारे में, हमबोल्ट के बारे में। हमने देखा हमबोल्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनका जो मेन बोलते हैं थॉट प्रोसेस इस चीज़ से डेवलप होता है कि मुझे देखना है कि कॉस्मोस के अंदर कैसे हार्मोनीज चल रहा है। उसके बाद इन्होंने बोला कि हमारी जो यहाँ पे ट्राइब से बहुत अलग अलग कैटेगरी की हैं, हमें थोड़ा सा मिलजुल के रहना चाहिए, यूनिटी ऑफ रेस होनी चाहिए। और इससे पहले मैंने आपको बताया था इनकी जो अलग अलग क्या थी ऑब्जर्वेशंस थी, और इन्होंने किस तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, ट्रैवलिंग इनकी किन किन वास्ट लोकेशन की हुई, ऑब्जर्वेशन इनकी 7 से 8 हमने यहाँ पे लिखी, ताकि हम एक बहुत बढ़िया 150 से 250 शब्द के बीच में अगर यहाँ पे आता है कंपैरिजन आ सकता है, या फिर आपको थॉट प्रोसेस के बारे में आ सकता है, हमबोल्ट के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिटर के बारे में। देखिए रिटर इतना फेमस इसलिए हुआ, देखिए हमबोल्ट फेमस हुआ अपने मरने के बाद। किस लिए अपने मरने के बाद इतने फेमस हुए? क्योंकि उनके द्वारा की गई स्टडी बहुत ही ज़्यादा सटीक थी। लेकिन रिटर अपने ही टाइम में क्यों इतने फेमस हुए? देखिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप जीते जी फेमस हो जाइए, या फिर आप मरने के बाद फेमस होइए। सबसे क्लासिक एग्जांपल है ग्रीगर जॉन मेंडल का। बताइए इनके साथ क्या हुआ था, बताइए बताइए बताइए। फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम बताइए। अरे मेरे साइंस के विद्यार्थियों 10th तक आता है, ऐसा मत लिखो कि सर मेरी तो आर्ट्स थी, 10th तक आपने यही पढ़ा है, 10th का सब्जेक्ट नहीं आता जेनेटिक्स का? बुक है रखी है मेरे पास, कौन सा कह रहा है कि नहीं आता सर? वो बात अलग है, तुम्हें याद नहीं है। जो जेनेटिक्स के फादर थे ग्रीगर जॉन मेंडल, उनको मरने के 15 से 16 साल बाद वो दर्जा मिला जो जिस चीज़ के वो हकदार थे। क्योंकि जिस टाइम उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई थी ना, उस वक्त तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थ्योरी बहुत प्रोमिनेंट लेवल पे सनशाइन कर रही थी, उसके नीचे उनकी थ्योरी कहीं दब के रह गई। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट दिया जाता है उन 3 लोगों को जिन्होंने उनके द्वारा किए गए काम को जब रिपीट किया, तो उन्होंने पूरा क्रेडिट अपने पे ना लेके ग्रीगर जॉन मेंडल को दिया। देना चाहते तो वो उनको भी दे सकते थे। तो क्या हुआ, वो अपने मरने के 16 साल बाद फेमस हो पाए, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी, रिटर की बात करें। रिटर का जो फैमिली बैकग्राउंड है, रिटर की अगर आप लाइफ की बात करें, रिटर बहुत ही गरीब घराने से था, राइट। मतलब इसकी फैमिली बहुत ही पुअर थी, बोलते हैं ना कि 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता था। तो इन्होंने अपनी मेहनत, अपने हार्ड वर्क की दम पे ये कहाँ तक पहुँचे थे, अपने हार्ड वर्क के दम तक ये पहुँचे थे। HOD यूनिवर्सिटी के अंदर एक होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये ज्योग्राफी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस लेवल तक पहुँचे। इसके बाद इनकी लाइफ में क्या आई, स्टेबिलिटी आई। उससे पहले ये अनस्टेबल बहुत थे। तो इन्होंने देखा कि भाई लाइफ में कितना संघर्ष है, कितना स्ट्रेस है। तो ये क्या थे, थोड़े से हम्बल थे। हम्बल इन द सेंस इनके लिए भगवान मायने रखते थे, राइट। तो इसलिए इनकी जो थ्योरीज हैं या जो इनके थॉट प्रोसेस हैं, उनमें थोड़ा सा टीलियोलॉजिकल आपको अप्रोच ज़्यादा मिलती है, राइट। क्योंकि टीलियोलॉजिकल अप्रोच का मतलब ये है कि ये भगवान में थोड़ा सा विश्वास रखते हैं। तो हमेशा ये रखते थे क्या, कि ये थोड़े से अगर कोई भी प्रोसेस चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भगवान की दया से चल रहे हैं, राइट। तो ये आप लिख सकते हैं इनकी अप्रोच कैसी थी, टीलियोलॉजिकल टाइप की अप्रोच थी। और यहीं पे अगर आप हमबोल्ट को अगर करें तो उनकी थी एंटागोनिस्टिक। टीलियोलॉजिक वो पर्सन होता है, लॉजिस्ट वो होता है जो मानता है कि भगवान है, और एंटागोनिस्टिक इसका थोड़ा सा उल्टा होता है, जहाँ पे एंटा मतलब अगेंस्ट यानी कि अपोजिट का मतलब ये होता है कि जो भगवान में नहीं मानता या भगवान को नहीं मानता। क्योंकि ऑलरेडी हमबोल्ट को तो भाई धन दौलत मिली हुई थी। एक बात बताऊं, भगवान कब याद आते हैं, जब मुसीबत आती है। मोस्ट ऑफ टाइम यही देखा गया, जब अच्छे वक्त चल रहे होते हैं भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं बेटा मैंने अच्छा वक्त तुम्हें दिया, तुम मुझे भूल गए, कोई बात नहीं। अरे होते हैं ना बहुत सारे दोस्त। मेरे को एक बार किसी ने, मैं जब 11th क्लास में था, हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, उसके बाद भी रहे, ऐसा नहीं कि फ्रेंड नहीं रहे, लेकिन उसके द्वारा बोली गई एक बात मेरे दिमाग में ऐसी बैठी कि मैंने फिर उसके बाद बहुत कुछ सोचा, चेंजेस किए फिर मैंने अपने आप में। हुआ कुछ नहीं था, हुआ ही ये था कि उसने मेरे को बोला कि भाई हाँ तेरे सही नंबर आते हैं ना, आगे तो आप समझ गए। ठीक है, चलिए उन बातों को काफ़ी वक्त हो गया, 10-12 साल हो गया, याद ना करें तो ही अच्छा है। अच्छा, तो हम क्या देख रहे थे, हम यहाँ पे रेटर का देख रहे थे कि रेटर कौन थे। HOD बने अपनी मेहनत से,
धीरे धीरे जब ये ऊपर बढ़ते गए इनका माइंडसेट डेवलप हुआ। किस बिहाफ पे इनका माइंडसेट डेवलप हुआ कि भाई जो भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं गॉड के इन्फ्लुएंस में होती हैं। और इसके साथ साथ जब बात आती है इनकी नेचुरल काम करने की चीज़ों के ऊपर, एक चीज़ याद रखिएगा, ये कभी भी जमीन पे उतर के देखने नहीं गए कि भाई फ्लैट सरफेस मतलब ये होता है या ये फ्लैट सरफेस होता है, ये कभी देखने नहीं गए। ये क्या करते थे, हमबोल्ट के द्वारा दी गई चीज़ों को अपने एक रूम में बैठ के स्टडी करते थे और उसके बाद वो उसके ऊपर क्या करते थे, हाइपोथेसिस या फिर कुछ पॉस्टुलेट वगैरह डेवलप करते थे। और आप बोल सकते हैं कि इन्होंने यूरोप के अंदर जो ज्योग्राफी के अंदर जो डेवलपमेंट हुई थी उसको बहुत ही गहरे तरीके से क्या किया था, इन्फ्लुएंस किया था। तो यानी कि यहाँ से एक और चीज़ आपको पता चल रही है, पॉसिबिलिज्म आप लिख सकते हैं इसमें, रिटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉसिबिलिज्म। उन्होंने पॉसिबल कर दिखाया कि भाई आपके पास रिसोर्स ना हो फिर भी आप एचओडी लेवल तक पहुंच सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। और फिर इनका सबसे बड़ा काम था वो था अर्धकुंडे के अंदर जो था अर्थ साइंसेस। किसके द्वारा दी गई डेफिनेशन है ये, समझिए। हमबोल्ट रियल मायने में काम कर रहा था और ये पेपर पे लिख लिख के उस काम को क्या कर रहे थे, एम्पलीफाई कर रहे थे अपनी नॉलेज को लगा के। तो लोग क्या सोच रहे थे, अरे वाह देखो रिटर के पास क्या नॉलेज है, ये एक जगह बैठे बैठे। तो जो हमबोल्ट था ये कहीं ना कहीं उसे भी पता था भाई ये मेरी पढ़ी हुई चीज़ों, ये मेरे द्वारा करी गई रिसर्च का कुछ गलत यूज़ कर रहा है। लेकिन वो था किस धुन के अंदर, जो हमबोल्ट था वो था कि भाई मुझे अपने उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि क्या मैं कुछ नई चीज़ें सीख पा रहा हूँ। उसने कभी इन छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए देखिए रिटर से ज़्यादा मैं आपको किन के बारे में बता रहा हूँ, हमबोल्ट के बारे में बता रहा हूँ। हमेशा अपनी लाइफ में भी रखिएगा भाई, नाम पैसा शोहरत तब तक है जब तक आप जिंदा हो, जैसे आप चले जाते हो कौन जानता है आपको, कोई नहीं जानता। तो इसलिए बी हम्बल, जो आप करते हो उसमें मज़ा आ रहा है, चाहे नाम शोहरत मिले ना मिले, जब तक आप जिंदा हो करते रहिए उसको। मरने के बाद कई बार बहुत ज़्यादा मिलती है। और ऐसा होता है कि जब आप हेवन में होते हैं, ऐसे मुझे तो पता नहीं होता है या नहीं होता, लेकिन हाँ लेट मी जस्ट कंसीडर एज ए, जब आप अपनी इंटेलेक्चुअल को इम्प्रूव करते करते कुछ ऐसी चीज़ें जान लेते हैं और फिर वहाँ से आपको पता चलता है, अर्थ को देख पा रहे हों, मेरे बारे में पढ़ाया जा रहा है, हाँ हाँ कितना मज़ा आ रहा है, तो ऐसी फीलिंग आएगी तो बता कितना मस्त मज़ा आता होगा। ऐसा होता है नहीं होता मेरे को नहीं पता भाई, इमेजिन करने में क्या जाता है। अच्छा ये तो हो गया उनकी जो अर्थ साइंसेज थी जिनके बारे में उन्होंने क्या किया था, बहुत डिटेल में स्टडी की थी। और इन्होंने क्या बोला कि भाई हमबोल्ट तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे द्वारा दिया गया जो आइडिया है यूनिटी ऑफ नेचर मुझे भी बहुत पसंद आया, इसके ऊपर काम करना चाहिए, राइट। तो उन्होंने क्या किया, मिलके इसके ऊपर काम किया और इसको क्या बना दिया, बेसिक थीम बना दिया ज्योग्राफी को। मैंने क्या बोला था, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है किसको, ज्योग्राफी को, यूरोप के अंदर। तो अभी तक हमने क्या देखा, यूरोप के अंदर ज्योग्राफी में जो भी डेवलपमेंट हुई उसके अंदर क्या किया, मेजर इन्फ्लुएंस इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और फिर अर्धकुंड यानी कि अर्थ साइंसेस को इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और बिल्टअप किया, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा बिल्टअप किया इन्होंने। फिर धीरे धीरे इनकी और जो हमबोल्ट की जो आइडियोलॉजी थी सेम होने लगी कि भाई यूनिटी ऑफ नेचर एग्जिस्ट करती है, और इसको इन्होंने क्या बना दिया, एक बेसिक थीम ऑफ ज्योग्राफी। इसके बाद बताइए क्या हुआ होगा। इसके बाद इन्होंने बोला कि भाई जो ज्योग्राफी है, फिर इनसे किसी ने पूछा है कि ओके चलो ठीक है आपने जो बोला है वो तो सब ठीक है, पहले आप मुझे बताइए ज्योग्राफी बेसिकली है क्या। ज्योग्राफी ये बोला कि मतलब जो भी आप पूछ रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी बेसिकली क्या है, एम्पेरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव साइंस। देखिए एम्पेरिकल का मतलब क्या है, आप फील्ड में जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, डेटा निकालते हैं और उसके हिसाब से कुछ जानकारी देते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है आप चीज़ों को इलाबोरेट करके बताते हैं, राइट। और जो मेन सेंट्रल जो प्रिंसिपल था किसका, ज्योग्राफी का स्टैब्लिश करने के पीछे, वो था जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं वो ह्यूमन रेस को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, इसको समझना ज्योग्राफी का मेन काम था। दूसरा इन्होंने बोला कि जो हमारा बेसिक सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ज्योग्राफी टिकी है, उसका ये मतलब है जो भी यूनिवर्स के अंदर क्या हो रहे हैं, फिनोमिना हो रहे हैं, वो ह्यूमन को, ठीक है, वो ह्यूमन एज ए रेस की बात की है, वो ह्यूमन रेस को और जो एक एग्जिस्टिंग उनके रीजन है उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। ये क्या था, एक रिलेशनशिप हमें एस्टैब्लिश करना है।
या फिर आप सिंपल इतना सा लिख सकते हैं जो फिनोमिना हो रहे हैं किसके, ह्यूमन रेस, जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं ह्यूमन रेस में और जो रीजन जहाँ पे वो रह रहे हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, मतलब रिलेशनशिप। अच्छा थोड़े से कंफ्यूज हो गए, मैं भी थोड़ा सा आपको क्लियर बता देता हूँ। देखिए ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये बताना है। अब ये ए क्या है, ये है ह्यूमन रेस और ये है रीजन जहाँ पे वो रह रहे हैं, इनके दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये इस्टेब्लिश करना है। और यही क्या है, इनका बेसिक प्रिंसिपल है और यही ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी को अगर थोड़ा सा देखें ये एम्पेरिकल और कैसा है, डिस्क्रिप्टिव है। क्यों, किसी जगह पे आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके देखना पड़ेगा कि किसकी कितनी हाइट है, और किसी जगह पे थोड़ा सा आपको एकदम बोलते हैं ऊपरी ऊपरी लेवल तक देखना होता है। इसके बाद यहाँ तक देख लिया आपने। इसके बाद आता ये है कि जो ज्योग्राफी है इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और इंसान के लिए एंथ्रोपोसेंट्रिक बनाया। उन्होंने था कि जो उनकी जो ज्योग्राफी थी एंथ्रोपोसेंट्रिक नहीं थी, इनकी जो ज्योग्राफी है धीरे 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 क्या होती गई, एंथ्रोपोसेंट्रिक होती गई। क्योंकि इन्होंने बोला कि ह्यूमन रेस को कैसे कोई सराउंडिंग का एरिया क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। आप लिख लीजिएगा पूरा, ये एंथ्रोपोसेंट्रिक इन्होंने जन्म दिया। और इसी तरीके से इन्होंने कांत और हम्बोल्ट के द्वारा दी गई जो और चीज़ें थी उनको अपनी आइडियोलॉजी के लिए आइडियोलॉजी के अंदर सम्मिलित किया। और उन्होंने क्या बोला कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग नहीं की जा सकती हैं। राइट, ये यहाँ पे हो गया, मैं इधर लिख देता हूँ। जैसे कांत और हम्बोल्ट बिलीव करते थे ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अलग नहीं किया जा सकता, सेपरेबल हैं, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। राइट, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि जो रेटर है किस में बिलीव करते थे, वो भगवान में बिलीव कर रहे हैं, गॉड के अंदर बिलीव कर रहे हैं। और इसी की वजह से इन्होंने क्या बोला कि जो हमारे इन्होंने ये बोला कि एक दो तरीके के ओरिजिन होते हैं, जो मैटर उत्पन्न होता है ना, दो तरीके से होता है। एक तो होता है ऑर्गेनिकली के लिए मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं कुछ नई चीज़ें बनाते हैं, वो क्या है, ऑर्गेनिकली है। एक होता है इनऑर्गेनिक मतलब होता है ऑलरेडी पहाड़ है, उसके ऊपर जो पेड़ है उग रहे हैं और उसकी वजह से पहाड़ है, जो स्टोन है वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट के क्या बन रहा है, मटेरियल्स के अंदर बन रहा है। तो वो किस तरीके का हो गया, इनऑर्गेनिक तरीके का हो गया। तो ये इनकी आइडियोलॉजी आती है किस वजह से, भगवान के अंदर मानने की वजह से। ये वहाँ से जन्म हुई है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की वजह से। राइट, और फिर साथ के साथ ये जो अपनी टेलियोलॉजिकल जो अप्रोच थी, कहीं ना कहीं वो इनके किस में आती थी, थॉट प्रोसेस में, मैंने बताया क्या आती थी। और जब ये क्वेश्चन करते थे वो साइंटिफिक होने चाहिए। राइट, जो इनके साइंटिफिक क्वेश्चन थे एज पर ये किस में है, ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी को साइंस मानते हैं, सवाल होने चाहिए क्या, साइंटिफिक होने चाहिए। लेकिन ये धीरे धीरे कैसे पूछने लग गए थे, फिलोसॉफिकल सवाल जो क्वेश्चन है ना इनके, वो पूछने लग गए थे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टिल्ट हो रहे थे, गॉड के वजह से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा इनका एंड देखें तो इन्होंने क्या देखा, ये कन्विंस कर पाए जो लॉ था, लॉ मतलब जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी, जो काम कर रही थी, जो लॉज थे जो गवर्न हो रहे थे, उनको क्या कर पाए, कन्विंस कर पाए। ताकि ये किस चीज़ में कन्विंस कर पाए, जो ह्यूमन वाले फिनोमिना है और जो नॉन ह्यूमन फिनोमिना है उनके बीच में भाई क्या रिलेशनशिप है, आपको किस तरीके से किसी ह्यूमन रेस को या फिर आपकी कोई भी ट्राइब है उसको आप कैसे मेंटेन करके चलेंगे। भाई ह्यूमन रेस लिखा था, कहाँ गया, मिटा दिया मैंने, मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि ये लास्ट में सक्सेसफुल हो पाए लॉ, यानी कि जो हमें क्या करता है, गवर्न करता है। वो ये बता पाया कि आपको ना एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है किसके बीच में, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन फिनोमिनास के अंदर। बस अगर आप इसके बीच में एक बैलेंस स्टैब्लिश कर पाए तो इट मीन्स होगा क्या, इसका मतलब ये होगा कि आप चीज़ों को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर पाए हैं। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ने क्या किया था, ट्राई किया था किस चीज़ का, कि भई एक साइंटिफिक ज्योग्राफी आ पाए। किसके अगेंस्ट, जो एक ट्रेडिशनल चला हुआ था ना कि भाई सब कुछ गॉड के द्वारा किया गया है। मैंने बोला कि इन्फ्लुएंस हुआ था, ये गॉड में मानते थे लेकिन उस तरीके से नहीं मानते थे कि भाई चर्च ने जो बोला कि भाई वो सब है, फाइनल है, वगैरह वगैरह वगैरह। इनका कहना था, सबसे बड़ी जो इनकी एप्लीकेशन थी, अगर आप इनकी एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले लिख लीजिए ये
इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने प्रेजेंट किया था एक साइंटिफिक ज्योग्राफी को, जो कि सीधा सीधा किसके अगेंस्ट था, जो ट्रेडिशनल पहले हमारी ज्योग्राफी की लाइफ थी, जिसके अंदर ये थोड़ा सा ज़्यादा ही दबते थे किससे, चर्च से। और दूसरा, पहले की जो हमारी ज्योग्राफी थी ना, सीधा फैक्ट्स के ऊपर बात करती थी। तो इन्होंने ज्योग्राफी के जो आयाम है उसको फैक्ट्स से निकाल के इस चीज़ के ऊपर लेके आए कि भाई जो इंसान है वो कहाँ रह रहे हैं, ज़मीन पे रह रहे हैं, यानी कि हम जिस फैक्ट्स की बात करते हैं वो उसी ज़मीन के हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ को स्टैब्लिश करने का काम किया, ठीक है। और दूसरा जो रिटर है, उन्होंने क्या किया था, एक मिनट रुकिए, ये सिस्टम पे कुछ आ गया है, अभी रेक्टिफाई हो चुका है। तो चलिए अपने लेक्चर को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हम क्या देख रहे थे यहाँ पे, सबसे पहले थोड़ा सा हम दोबारा से रिकॉल करते हैं। देखिए रीडर क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग फिनोमिना चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग फिनोमिना मतलब कोई भी जो ज्योग्राफर जाता था उस जगह के फैक्ट्स वगैरह इकट्ठा करके लेके आता था, दैट्स इट, इतना ही काम होता था। लेकिन इन्होंने क्या किया था, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया था कि जो एक ज्योग्राफी है, मतलब जो एक लोकेशन है उसके बीच में और जो ह्यूमन के बीच में क्या रिलेशनशिप आ रहा है, ये स्टैब्लिश करने का काम किसने किया था, ये सबसे पहले काम किया था रीडर ने। इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि भाई मेरा एम क्या है। दूसरा अगर आप देखें, ये आप लिख लीजिए, अपोस्ट्रोफी कॉमर्स के अंदर लिखिए, इनका क्या कहना था इन वर्ड्स ऑफ रीडर, ये मैं लिखवा देता हूं। माई एम इज नॉट टू कनेक्ट फैक्ट्स, माई एम इज नॉट टू कनेक्ट फैक्ट्स जस्ट लाइक एनी अदर प्रीडेसेसर। प्रीडेसेसर का मतलब होता है जो मेरे से पहले हुए हैं, PREDECESSORS, इसका मतलब होता है पूर्वज बोल सकते हैं या उनसे पहले के जो है वो आप बोल सकते हैं प्रेडिसेसर्स। बट टू ट्रेस द जर्नल लॉ which underline all diversity of nature, comma, trace their connection, पोस्ट ऑफिस कॉमास क्लोज। ये थी उनकी ओन लैंग्वेज के अंदर, जो उनके किताब के अंदर उन्होंने बोला कि भाई मेरा एम क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो अर्धकुंडे था, रीटर ने स्टार्ट किया ट्रेस करना कि जर्नल लॉ किसके, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, राइट। इन्होंने ट्रेस करने स्टार्ट किए, जीएल यानी कि जर्नल लॉ किसके अंदर, फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि पीजी के अंदर, राइट। उसके बाद अब देखिए, मैंने बोला कि ये पहले के जो चर्च थे उनसे डिफरेंट थे, लेकिन बिल्कुल ये एकदम सेकुलर थे नहीं, क्योंकि ये सेकुलर हो ही नहीं पाए, क्योंकि इनकी जो अप्रोच थी किस तरीके की थी, टीलोलॉजिकल अप्रोच थी, यानी कि ये सोचते थे भगवान को कि भाई भगवान हैं, राइट। और इस चीज़ में इनका बिलीव पक्का हो गया कि भाई जो अर्थ है इसको बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ इंसानों के रहने के लिए। और इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि भाई जो अरेंजमेंट ऑफ क्या है, लैंड है, वो कैसा है, एक डिवाइन उसकी अरेंजमेंट है। एक बात बताऊं, अगर कोई समझदार होगा तो समझ पाया होगा, जब कोई इंसान गवर्नमेंट का पार्ट होता है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्या देता है, साथ देता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है अरविंद सुब्रमण्यम, इकोनॉमिक एडवाइज़र थे इंडिया के, जो इकोनॉमिक सर्वे निकालते थे, तकरीबन 5 साल उन्होंने निकाला था, 5 या 3 साल उन्होंने निकाला था। जब तक वो इकोनॉमिक सर्वे निकालते रह गए, गवर्नमेंट की तारीफ करते रहे। जैसे ही गवर्नमेंट से बाहर निकले, दूसरे देश में गए और जाते ही पता क्या बोले, इंडिया की जो जीडीपी आपको 7.6 दिख रही है उसमें से आप 7% निकाल लीजिए, एक्चुअली इंडिया की जीडीपी 6.6% से। मैं कहा भाई जब आप अपनी पोस्ट पे काम कर रहे थे, सो रहे थे क्या? वो होता है भाई, अपनी जॉब सिक्योरिटी देखना, अपनी लाइफ सिक्योरिटी देखना, ये लोगों में होता है कि भाई पहले अपने आप को सेफ रखो, जो कि कहीं ना कहीं गलत नहीं है। भाई हर कोई यही चाहता है कि वो पहले सेफ रहेंगे तभी वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पे रिटर है, कहाँ पे है, सोसाइटी के अंदर है। सोसाइटी को क्या पसंद है, भगवान पसंद है। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या रखा कि भाई जो अर्थ है इंसानों के लिए बनाया, तो इसलिए जो लोग थे वो इनकी बात सुनते थे, इनके पास क्या होते थे, अट्रैक्ट होते थे। हर किसी का एक ना तरीका होता है लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करने का। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो अर्थ है, जो हमारे कॉन्टिनेंट है, उनकी जो अरेंजमेंट है वो भी क्या है, एक डिवाइन अरेंजमेंट है। कैसी है?
डिवाइन अरेंजमेंट, यहाँ तक तो ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने एक जगह थोड़ी सी गड़बड़ ये कर दी थी, उन्होंने क्या बोला कि एशिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एशिया रिप्रेजेंट कर रहा है सनराइज को, राइट। और जो डॉन ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, अफ्रीका रिप्रेजेंट कर रहा है डॉन ऑफ, इसका मतलब है डूबता हुआ सूरज, मतलब जो सबसे पहले जहाँ पे सूरज उगता है, यानी वहाँ पे सबसे पहली सभ्यताएं थी। और अभी जो सूरज है कहाँ पे है, समझ में आ गया वो कहना क्या चाह रहे थे, वो कहना ये चाह रहे थे जैसे ये होराइजन है, यहाँ से सूरज उगा है और ये यहाँ पे चला गया है, तो यानी कि ये सबसे पहला टाइम पीरियड था, यानी जैसे मोहनजोदारो हो गया, इस टाइप का टाइम पीरियड है, यहाँ पे सनराइज हुआ है, राइट। धीरे धीरे अब ये है यूरोप, यानी कि टाइम है अभी किसका, यूरोप का है। मतलब कि लोगों को इन्फ्लुएंस इस तरीके से करना, अरे भाई हम सब अच्छे, राइट। फिर इसके बाद इन्होंने जो अफ्रीका है, अफ्रीका को क्या रिप्रेजेंट किया, अच्छा डॉन ऑफ सिविलाइजेशन अफ्रीका में मत लिखिए, डॉन ऑफ सिविलाइजेशन आप इसी में लिखिए, एशिया के अंदर, राइट। डॉन ऑफ सिविलाइजेशन आ जाएगा एशिया के अंदर। इसके बाद आप ये लिखेंगे अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका में क्या होता है, ये आ गया नून, यहाँ पे आ गया आपका अफ्रीका, राइट। ये हो गया एशिया, ये आ गया अफ्रीका। अफ्रीका मतलब क्या है, स्लम्बर, यानी कि दोपहर को आपको नींद आती है ना, अफ्रीका रिप्रेजेंट करता है स्लम्बर को। ये उनकी थिंकिंग थी, क्योंकि उनको ये बताना है कि यूरोप एडवांस है। वाइल यूरोप डेजिग्नेटेड एज ए सनसेट, यूरोप को क्या बोला, सनसेट बोला गया, ठीक है। अब वो अपनी बात में अब ये फंस चुके हैं कि भैया सनसेट हो चुका है यूरोप का, अब बारी है सनराइज जो कि होगा एशिया का। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, एशिया अफ्रीका, और इसके बीच में उन्होंने क्या एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, अर्थ को थोड़ा सा और किसके पर्सपेक्टिव में देखना स्टार्ट किया, एंथ्रोपोसेंट्रिक। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था पहले ही। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एक थोड़े से पॉइंट मुझे याद आ रहे हैं, मैं आपको बताते जाता हूँ क्योंकि टाइम भी समाप्त हो रहा है अभी। एक मिनट रुकिए, 3-4 मिनट हैं अपने पास। ऑलराइट, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, ये सिस्टम हैंग हो गया है। ऑलराइट, तो हमने अभी तक क्या देखा है कि अर्थ को क्या किया, एंथ्रोपोसेंट्रिक कर दिया है, किसके द्वारा, जो रिटर हैं उनकी जो स्टडीज थी उनके अंदर। फिर उसके बाद आता है जो इनकी फिलोसॉफिकल जो साइंटिफिक थी, जो साइंसेस थे, उसके अंदर इन्होंने थोड़ी सी क्या डेवलपमेंट ये दिखाई, इन्होंने अर्थ की यूनिकनेस के बारे में बात की। फिर उन्होंने बोला कि जो अर्थ है किसका है, एक यूनिक स्पीसी है जिसका नाम है ह्यूमन, यानी कि सबसे पहला इन्होंने पॉइंट बोला जो अर्थ क्या है वो है यूनिक, और इस यूनिक के अंदर एक और यूनिक रहती है जो कि है ह्यूमन बीइंग है, यानी कि एक स्पीसी रहती है वो है ह्यूमन बीइंग की। इसके बाद ये क्या बोला कि जो ये अर्थ है ये क्या है, होस्ट है, किस चीज़ का है, यहाँ पे इंसान आके रह रही है ना, इसलिए ये क्या हुई, होस्ट है, यानी कि फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन है किसकी, होस्ट की। और इसलिए जो ज्योग्राफी है उसको फैक्ट्स से ज़्यादा बढ़ के हमें क्या देखना चाहिए, होस्ट और जो रिसिपेंट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, राइट। हालांकि ये एम्पिरिकल जो साइंस है उसमें मानते थे, फिर भी इन्होंने अपनी थॉट, अपनी आइडियोलॉजी से इसको शेप किया है। और रिटर पाइनियर माने जाते हैं किसके अंदर, रीजनल ज्योग्राफी के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिटर माने जाते हैं पाइनियर किसके अंदर, रीजनल ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, हाँ, नहीं, इन्होंने कभी अपोज नहीं किया। आप ये पूछ रहे हैं ना कि जो जर्नल ज्योग्राफी थी क्या इन्होंने उसका अपोज किया था, क्योंकि अगर ये रीजनल के पाइनियर हैं, देखिए रीजनल का मतलब होता है किसी जगह की स्पेसिफिकेशन के अंदर जाना, लेकिन ये अपोज में नहीं थे। इनका मेन क्या था कि ये रीजनल के ऊपर ध्यान देते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी जर्नल को क्या नहीं किया, अपोज नहीं किया, क्योंकि ये साइड बाय साइड क्या कर रहे हैं। इन्होंने ये बोला कि भाई रीजनल ज्योग्राफी और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, जैसे ये सिक्का है, सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हम इस तरीके से सिक्के को क्या करें, एक 3D डायमेंशन देने की कोशिश करते हैं अगर बनता है तो सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। ये है आपकी रीजनल ज्योग्राफी और दूसरा ये हो जाएगी सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। ये जरूर आप लिख लीजिएगा, आपके अगर डाउट आए हैं तो ये लिख लीजिए, ही नेवर अपोज या फिर ही वॉज नॉट अपोज्ड टू जर्नल ज्योग्राफी।
राइट, इतना लिख लिया। हाउएवर अकॉर्डिंग टू हिम रीजनल ज्योग्राफी एंड सिस्टमैटिक ज्योग्राफी आर टू साइड ऑफ सेम कॉइन, यहाँ तक क्या हुआ, हमने रिटर के बारे में थोड़ा सा और गहराई में देखा। अब आपका क्या है, थोड़ा सा एक छोटा सा होमवर्क है, क्योंकि हमने रिटर के बारे में पढ़ लिया है तो बिल्कुल आपको सिंपल शब्दों के अंदर हमबोल्ट के बारे में मिल जाएगा। आप एक बार इसको पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो कि हमबोल्ट के बारे में क्या लिखा है तो आप ज़रूर बताइएगा, पूछिएगा। फिर इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, डार्विन इन ज्योग्राफी, राइट, डार्विन का ज्योग्राफी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस रहा वो हम देखेंगे, जिसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट ऑफ ज्योग्राफी। क्या बोला जाता है, पैराडाइम शिफ्ट ऑफ ज्योग्राफी, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अरे यहाँ पे अब कोई डायग्राम वायग्राम नहीं बनेगा, अब सिर्फ यहाँ पे बोला जाएगा, ठीक है। डिक्टेशन में करवा नहीं रहा, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्या करवा दिया, पहले लेक्चर के अंदर मार्किंग करवा दिए। अब जितना हो उसके उतनी स्पीड से सारी चीज़ें क्या करेंगे, हम खींचेंगे। आज हो चुकी है 12 तारीख, राइट। तो करते हैं अपने लेक्चर को यहाँ पे समाप्त। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।